ट्यूसडे को 5 जुलाई चैप्टर 1 एंड 2 जो भी आपका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है पूरा फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट, इनका टेस्ट होगा ट्यूसडे, ठीक है। और हाँ जी ऑनलाइन, ये वाला ऑनलाइन, ठीक है। और जो टेस्ट नहीं रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। सीएक्स एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टिल ट्यूसडे आपके पास एक दिन और है। इसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, प्रैक्टिस करने पर किसी भी थ्योरी पॉइंट पे डाउट हो तो आप सैटरडे को आस्क कर सकते हो। सैटरडे को आपकी डाउट क्लास होगी रिगार्डिंग दीस चैप्टर्स। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरी में, कहीं पर भी, तो आप पूछ सकते हो ऑन सैटरडे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट वाला देखना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थ्योरी है लेकिन इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप लोगों ने पहले कभी कॉस्ट के बारे में पढ़ा? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या होती है कॉस्ट या कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? We are on page number the one we started. Page number 400. Page number 400. Chapter number 1. Overview of cost. Page number 400. Chapter number 1. Overview of cost. Okay. कॉस्ट के बारे में कुछ आइडिया है? कॉस्ट क्या होती है, किन केसेस में आती है, कहां पर आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? व्हाट इज कॉस्ट? किसी भी चीज की वर्थ। ओके संजना, ऑनलाइन कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट? और ये कौन सी इंडस्ट्री में आती है कॉस्ट? कहां पर हम देखेंगे कॉस्ट क्या है? हम बात कर रहे हैं, यस संजना, एनीथिंग? मैन्युफैक्चरिंग। यस, आपका कॉस्ट का कॉन्सेप्ट उन इंडस्ट्रीज में आता है जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, ठीक है। रिटेल में भी कॉस्ट कह सकते हो। कॉस्ट इज एनीथिंग जो भी आप किसी चीज को बाय करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू जो उसकी बनने के बाद आ रही है, दैट इज कॉस्ट। अब वर्थ तो हो गई, वर्थ तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस, राइट। वर्थ क्या हो गई? इफ ये फोन है, इस फोन का अगर MRP 12,000 है तो कॉस्ट भी 12,000 ही होगी नो मैम। ना। अगर इसका MRP 12 है तो इसकी कॉस्ट भी 12 होगी, है ना। तो कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी वर्थ ऑफ दैट। कॉस्ट जो आपने इसको बनाने में लगा, इस मोबाइल फोन को बनने में जो लगा होगा, दैट इज कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट वो होता है जब आपका पूरा अमाउंट या पूरा रिसोर्स लगता है उसको, उस गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, ठीक है। और MRP क्या होती है? कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन। MRP क्या होती है? कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सोच लो, लेट्स से शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। एक इंडस्ट्री हमने पकड़ ली, शुगर इंडस्ट्री। एक शुगर केन से शुगर को बनने में क्या क्या खर्चा लगता होगा, किस किस टाइप का खर्चा लगता होगा? शुगर केन क्या है आपकी? शुगर क्या है आपकी? रॉ मटेरियल। उसके बाद शुगर केन चाहिए हमें सबसे पहले, तो टर्न है शुगर केन हमारा रॉ मटेरियल है। उसके बाद एकदम पूरा प्रोसेस सोच कर देखो माइंड में, आपने खेत में शुगर केन उगाई है, वहां से लेकर शुगर बनने तक का प्रोसेस एक बार माइंड में सोच कर देखो, क्या क्या होता होगा। शुगर केन आपने, मैं कह रही हूँ काट के रख ली, चलो
काटने में क्या लगी, क्या बोलते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? लेबर। लेबर लगी ना। आपने उनको काटा, काट के उठा के कहाँ लेकर गए? क्या लगी आपकी? कॉस्ट लगी, लेबर लगी, लेबर के बाद आपका कन्वेंस लगी या फ्रेट कहते हैं हम यहाँ पे इसको, फ्रेट लगा। उसके बाद पहुंच गया फैक्ट्री के गेट पर, फिर क्या हुआ? फैक्ट्री के गेट पे पहुंचा अभी, वेरी गुड। अंदर ले जाने के लिए भी लेबर चाहिए। उसके बाद अंदर भी चला गया, फिर मशीन में डाल दिया, प्रोसेस करा। अंदर ले जाने की लेबर और जो मशीन में डाल रहा है वो अलग अलग लेबर होगी कि सेम होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, वहां पर भी आपकी लेबर लगी। फिर सारा काम आपकी मशीन ने करा। ठीक है, सारा काम आपकी मशीन ने करा। बीच बीच में कोई कोई आके उसे चेक कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, और एंड में आकर वो क्या बन गई? आपकी शुगर। यही कॉस्ट है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग यही। क्या रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है, कैसे आप उसको कम कर सकते हो? आपकी लेबर विच कैन बी डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर कौन सी हो गई? जो आपकी आपके खेत से फैक्ट्री में लेकर गई, फैक्ट्री से उठाकर बनने में रखा, वो सारी आपकी डायरेक्ट। लेकिन जब शुगर बन गई और उसके बाद उठाकर भी तो गया होगा कोई। अब यहाँ पे सारा कुछ मशीनरी में बन गया और मेरे पास शुगर निकल आई, उसके बाद क्या? पैकेजिंग। वेरी गुड। इसमें भी लेबर लगेगी? इसमें नहीं लगी, चलो ठीक है, आपने बोरियां बना ली। फिर बोरियां बनाकर कोई तो रखेगा ट्रक में, लगी लेबर। ठीक है, इसके बाद आपने जहां भी इसको रिटेल करना है वहां चला गया, वहां के सारे खर्चे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की लेबर लगती है, एक एकदम स्टार्टिंग में और एक एकदम एंड में। स्टार्टिंग में जो एकदम रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट है, उस लेबर को हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो एकदम स्टार्टिंग में लगते हैं, रिलेटेड टू दैट मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम हमेशा डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद पैकेजिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, लेबर हो गई जो उधर हमने भेजी, वो सारी लेबर या इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड इनडायरेक्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आप उसको सेल करने के लिए, रिटेल करने के लिए, एडवर्टाइज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वो सारे आपके क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट जो आपके डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब जो ये फैक्ट्री थी हमारी, इस फैक्ट्री में क्या लगा होगा? आपकी जो प्लांट चल रहा था वो कैसे चल रहा होगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा। आपकी फैक्ट्री में भी कोई ना कोई टेलीफोन भी होगा। ठीक है, आप फैक्ट्री का रेंट भी दे रहे होगे। ये हो गए आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब जहां आपने इसको भेजा अपनी रिटेल में या अपना गोडाउन में, जहां पे इसकी पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, वहां पर भी, उस ऑफिस में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, उस ऑफिस का भी रेंट होगा, उस ऑफिस में भी टेलीफोन होगा। तो जो आपके इससे रिलेटेड है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, डायरेक्ट, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है ना। और जो आपके ऑफिस के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट। इसी ऑफिस में आपका एक फाइनेंस का बंदा बैठा होगा जो बता रहा होगा कितने पैसे रखो, उसकी वो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो हमारे डायरेक्ट नहीं है और उस फैक्ट्री या उस मैन्युफैक्चरिंग से थोड़े से दूर है। ठीक है, तो अगर हम दो तीन डेफिनेशंस करें कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, तो कॉस्ट क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया, व्हाट इज कॉस्ट?
the amount of expenditure incurred to a specified thing or activity is our cost. कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग होती है जो अभी हम बता रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। जब आप इन सब चीजों को बाइफरकेट करते हो, दैट इज कॉस्टिंग। जो कॉस्ट, आप उसकी कॉस्टिंग कर रहे हो। कॉस्टिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ ascertaining cost and it consists of some principles and हर चीज के अपने principles and principles and rules which govern कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग होता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हम फाइनेंस की अकॉर्डिंग में सब देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी और उसको हम कैसे कम करेंगे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इट इज मे बी रिगार्डेड एज specialized branch of accounting which involves classification, assignment and control of cost. अभी बात बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट मैनेजमेंट को कहां पर होगा, किस चीज में होगा? हमने बता दिया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी टॉप मैनेजमेंट को किस चीज में हेल्प कर सकती है? क्या करने में हेल्प करेगी? बताओ, सोचो सोचो। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट अकाउंटिंग या जो भी आप कॉस्टिंग कर रहे हो या कॉस्ट निकाल रहे हो, वो मैनेजमेंट को किस चीज में हेल्प करेगी? exactly. और सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प करेगी। और क्या मोटिव होगा मैनेजमेंट को? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है वो? जब आप कॉस्ट को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करोगे। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग ढंग से कर लेते हो तो सिर्फ मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा? वो सही से आपका सेलिंग प्राइस निकाल पाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके देखेगी। अब कैसे कर सकती है कॉस्ट को कंट्रोल? कि भैया रॉ मटेरियल कहाँ से सस्ता मिलेगा, या लेबर जो है वो कहाँ से कम पैसा लेगी, या कहाँ पे हम लेबर बचा सकते हैं। अगर हमारा फैक्ट्री का रेंट आ रहा है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हमारी पैकेजिंग हो रही है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। मतलब हर पॉइंट पे यू विल सी की मैनेजमेंट लगी हुई है कॉस्ट कम करने की, तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। और अगर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं ठीक होगी
तो क्या ये चीजें पॉसिबल है सेलिंग प्राइस ढंग से निकालना? तो नहीं निकाल पाएगी। कॉस्ट को कंट्रोल करना वो नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट के लिए, कि वो आपको सेलिंग प्राइस बताती है, वो आपकी कॉस्ट कंट्रोल करती है, वेस्ट होने से बचाती है, कहाँ पर वेस्टेज आ रही है, कहाँ पर स्क्रैप ज्यादा निकल रहा है, आप उसी पॉइंट उसमें पहुंच जाओ। आप कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बैठे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का किसी भी मैनेजमेंट के लिए? सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, और क्या हेल्प करेगी कॉस्टिंग? आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन ओवरऑल। ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बी मैनेजमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट एक वो एक्सपेंडिचर हो गया जो किसी भी को बनाने में लगता है। कॉस्टिंग वो टेक्निक हो गई जहां से हम कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, वैसी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वैसी ही कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, यहाँ पर भी आप कॉस्ट शीट बनाते हो, ठीक है। आप कॉस्टिंग करते हो, बजट्स बनाते हो, ये सारी चीजें आप कॉस्ट अकाउंटिंग पे करते हो। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है लेकिन फील्ड एकदम डिफरेंट, ठीक है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? इसकी इंपॉर्टेंस होगी आप सेलिंग प्राइस बना सकते हो, कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, और अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों में फर्क क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों में क्या फर्क है? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बनता है? पहले हम बेसिक बेसिक कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या पता चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंस अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है? क्या रिजल्ट होता है फाइनेंस अकाउंटिंग का? फाइनेंस अकाउंटिंग जो आप बनाते आ रहे हो इतने टाइम से, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उससे आपको क्या पता चलता है कंपनी की? फाइनेंशियल पोजीशन। आपको फाइनेंस अकाउंटिंग से क्या पता चलता है कंपनी की? फाइनेंशियल पोजीशन। और कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या पता चलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको क्या पता चलेगा? प्रोडक्टिविटी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द। यहाँ से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है और यहाँ से आपको ओवरऑल कॉस्ट पता चलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल मेजर है कि एक्सटर्नल मेजर? इन दोनों में से कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है? वेरी गुड। ये आपके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए और ये आपके एक्सटर्नल सबके लिए। कौन सा वॉलेंट्री और कौन सा कंपल्सरी है? Yes, it is compulsory. Very good. Every company needs to prepare their financial statement, but cost accounting dependent upon industry to industry. ये अगर आपकी रिटेल है, कोई ट्रेडिंग कंपनी है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट कंपल्सरी। पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस हमने कर लिया। उसके बाद हिस्टोरिक कौन सा है और
फ्यूचर से रिलेटेड कौन सा है? अगर मैं कहूँ कि आपका फाइनेंशियल हिस्टोरिक है तो हाँ हाँ एग्जैक्टली तो फाइनेंस आपका हिस्टोरिक हो गया, आ गए आप उस मोड में कन्वर्ट हो गए हो। और ये आपका हिस्टोरिक एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक, हिस्टोरिक एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक। ओके, और लेवल हियरार्की में सबसे ऊपर कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा? वेरी गुड। इसका हायर लेवल होगा फाइनेंस वाले का और इसका आपका लोअर लेवल होगा। शॉर्ट टर्म कौन है और लॉन्ग टर्म कौन है? और अगर मैं बोलूँ ये वाइस वर्सा है तो yes, ये आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। इसमें ना उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसमें कुछ कुछ चीजें उल्टी पीरियड किसका ज्यादा होगा, मतलब पीरियोडिसिटी क्या होती है? फाइनेंस अकाउंटिंग कितने पीरियड का बनता है आपका? 1 साल। और कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई पीरियोडिसिटी है? 3 महीने में अगर आपकी साइकिल खत्म हो जाती है तो 3 महीने में आपको कॉस्ट शीट बनानी है। अगर आपकी साइकिल 9 मंथ्स चल रही है तो आपको उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करके 9 मंथ्स में अपनी कॉस्ट शीट बनानी है। तो देयर इज नो सच पीरियोडिसिटी, नो पीरियोडिसिटी। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मेन फाइनेंस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन तो हो गया, वो तो आपका पर्पस हो गया। अगर मैं इसके थोड़े से बेसिक्स भी लिख दूं तो ये हो गया आपका पर्पस, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हमने क्या किया था? इंफॉर्मेशन, यूज ना, चलो मैनेजमेंट टाइप लिख देते हैं। कंपल्सरी नॉट कंपल्सरी, प्रिपरेशन। उसके बाद हिस्टोरिक या फ्यूचरिस्टिक, तो हमने बता दिया कि कौन हिस्टोरिक है और कौन फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। हायरार्की अगर हम देखें तो हायरार्की हमने देख ली। उसके बाद हमने इसका देख लिया आपकी हायरार्की हो गई। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, वो हमने भी देख लिया। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। पीरियोडिसिटी हमने देख ली कि इसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती, आप कभी भी बना सकते हो और इसको आपको हर साल में बनाना होता है। और मैं ऑब्जेक्ट कह रही थी, हाँ, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका फाइनेंस वाले का? क्या दिखाना होता है? फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा क्या होता है आपको दिखाना? एक हम वर्ड बार बार यूज करते हैं जब भी हम फाइनेंस अकाउंटिंग की बात करते हैं। योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट शो ट्रू एंड तो मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है? कि इट मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर ट्रांजेक्शंस, फेयर व्यू ऑफ ओवरऑल ट्रांजेक्शंस। और कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ जी बेटा। मैम फाइनेंस अकाउंटिंग में पीरियोडिसिटी कितनी है? फाइनेंस अकाउंटिंग में पीरियोडिसिटी आपकी 1 ईयर और कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर इज नो सच पीरियोडिसिटी। फाइनेंस अकाउंटिंग आपको हर साल की अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है ना, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर इज नो सच पीरियोडिसिटी। अगर आपका 3 मंथ्स का साइकिल है, 3 मंथ्स में आप कॉस्ट शीट बना दोगे। 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स में कॉस्ट शीट बना दोगे। 1.5 साल का है तो 1.5 साल में आपकी कॉस्ट शीट बनेगी। ऐसी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है उसका। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? एम्फोसिस किस पे होता है? ऑन कॉस्ट। इसमें एम्फोसिस होता है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू पे
और इसमें आपका एम्फेसिस होता है ओनली ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए। जोर, फोकस। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1। Very good. Which of these is not an objective of cost accounting? Ascertainment of cost is an objective. Determination of selling price हमें पता है. Cost control and cost reduction होता है. Assisting shareholders in decision making. Cost accounting किसी भी हालत में decision shareholders तक तो पहुंचती ही नहीं है, वहां तक तो जाएगी. ठीक है. Okay. Question number 13, page number 18. Page number 18, question 13. Cost accounting deals with historic data as well as has futuristic approach. Question number 16, page number 19. Service sector. नहीं सर, sector होगा तो price. In which of the following cost accounting has to do not have any role? Okay, किसमें नहीं है? प्राइस और वेरी। आप कितना सेलिंग प्राइस लगा रहे हो वो आपके सेलिंग डिपार्टमेंट की बात। आप तो कंट्रोल कर सकते हो कितना प्राइस, कॉस्ट कितनी है। आप कम से कम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपका क्या रोल होगा? कम से कम कॉस्ट करके। ठीक है, आप अपनी कॉस्ट कम से कम करके किसको दे दोगे? सेलिंग डिपार्टमेंट को। सेलिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है ना वो कितना अर्न करेगी। आपका तो उसमें रोल खत्म ना, आपने तो कम से कम कॉस्ट करके दे दी, उसके बाद आपका रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसकी बारी है? अब सेलिंग डिपार्टमेंट की बारी है, प्राइस अर्निंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 20। जो हम कर रहे हैं ना उसको टिक करते जाना, मैं ही भूल जाती हूँ। क्वेश्चन ऑनलाइन बेटा, हाँ आराम से उसको देखो। ये नॉट और उसको ना अंडरलाइन कर लिया करो एमसीक्यू में। Which of the following is not objective of cost accounting? To arrive at the cost, to provide information, to present to and fair view of overall results of the transactions and events. That is so simple, huh? ना ना बहुत सिंपल। अभी हमने डिफरेंस करा है। हाँ एग्जैक्टली। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू इज ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच ब्रांच? फाइनेंस अकाउंटिंग। यस। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा थ्योरी पे चलेंगे। Cost accounting presents true and fair view, uses monetary information only. Neither A nor B. Option D. Okay. Question number 43. ऑनलाइन हो रहे हैं ना बेटा साथ साथ? Very good. Which of the following cannot be treated as a direct beneficiary of cost accounting? So, shareholders. खुद
कुछ कुछ तो हम क्लास में कर लेते हैं, जो क्लास में नहीं करते प्लीज अपने आप कर लिया करो। बस वापस आ जाए थ्योरी पे। सारी कॉस्ट कॉस्ट रख लिया, चलो नहीं नहीं आए थ्योरी पे वापस आना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। अब कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जो आपने मुझे एलिमेंट्स सभी क्लास की स्टार्टिंग में बताए थे, बेसिकली वही होते हैं। सबसे पहले होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज योर रॉ मटेरियल। उसके बाद वी हैव लेबर, लेबर कैन बी डायरेक्ट एंड कैन बी इनडायरेक्ट। उसके अलावा वी हैव ऑल द अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी कॉस्ट के आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। एक होता है आपका मटेरियल, दूसरा होता है उसके ऊपर क्या आपकी कॉस्ट लगी, और तीसरा होते हैं आपके ओवरहेड्स। यहाँ पे यूजुअली वर्ड ओवरहेड ही यूज होता है। ओवरहेड इज अदर एक्सपेंसेस, आपका फैक्ट्री रेंट, आपका उसका इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी फ्यूल पावर, जो भी अदर देन मटेरियल एंड लेबर है, वो सारे हमारे कहाँ चले जाते हैं? दोज आर ओवरहेड्स। अब मटेरियल आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बोले तो आपका शुगर केन, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल विच इज आपको उस टाइम चाहिए ही चाहिए। एक होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का कोई एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री में? गन्ना इज क्या? गन्ना इज योर डायरेक्ट मटेरियल। उसके अलावा इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? वापस पहुंच जाए हम फैक्ट्री पर, कहाँ गए अपनी फैक्ट्री? अब यहाँ पर ढूंढ कर देखो, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है, आपको जो नहीं दिखता तो पहले। वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, दैट इज एन ओवरहेड। हाँ, उसमें कौन सा होगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल? मटेरियल 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 पैकेजिंग, बोरियां लाकर रखोगे ना जिसमें पैक करना है, तो इनडायरेक्ट क्या हो गया? विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन एंड एनीथिंग। क्या हो गया मैडम? मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल इज नॉट योर एक्सपेंस, मटेरियल इज डिफरेंट। आपका शुगर केन इज मटेरियल, ठीक है। अब इसी से अगर हम शुगर ना बनाए और शुगर केन को हम बियर वाली साइड पे ले जाए, तो उसमें जो और चीजें डलेंगी वो आपका मटेरियल है ना। शुगर केन से भी तो कुछ आपकी प्योर या कुछ ऐसा बनता है ना। तो अगर आप शुगर ना बनाओ और उसके अंदर दो चार चीजें और डाल दो, कार्बोनेटेड समथिंग समथिंग जो भी डलता हो, तो वो क्या है आपके? वो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल। समझे? डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ, क्योंकि वो एक स्टेज के बाद डाल रहे हैं ना। अब आपके बेसिक स्टेज के बाद हम दे रहे हैं ना। ये अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपके पूरे प्लांट में स्टार्टिंग में शुगर केन के साथ अगर कुछ चीजें डाल दी है तो वो डायरेक्ट। कुछ प्रोसेस के बाद अगर आप उसमें कोई चीजें डाल रहे हो तो वो आपकी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, इनडायरेक्ट उसके अलावा। यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट है आपका पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से अपने टेबल पे। लेबर, लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हो सकती है? डायरेक्ट लेबर कौन सी हो गई और इनडायरेक्ट कौन सी हो गई? एक्टिंग वाली होगी। एक्सपेंसेस, ओवरहेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट तो उसी में रहते हैं सामान, और जो फैक्ट्री के लिए जो सामान है वो भी डायरेक्ट पहले मुझे डायरेक्ट होता और डायरेक्ट आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैम एक बार फिर बता दो।
जो आपके यहाँ तक लग रहे हैं, आपकी फैक्ट्री के गेट तक, वो सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट है। आपके डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, आपके डायरेक्ट ओवरहेड्स है, व्हाटएवर जो आपके प्रोडक्शन में लग रहा है। उसके बाद फैक्ट्री के गेट से बाहर जाते ही जो सारे खर्चे हैं वो सारे के सारे, जब आपका प्रोडक्ट बन गया, अब बनने के बाद वाला जो जितना भी प्रोसेस है कि आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, जो भी पैकेजिंग कर रहे हो, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके कौन से हैं? इनडायरेक्ट। और उसी इनडायरेक्ट में आपकी लेबर भी होगी, उसी इनडायरेक्ट में आपके ओवरहेड्स पे होंगे, उसी इनडायरेक्ट में आपकी मटीरियल। तो एक पॉइंट में सोचो कि जहां पर भी आपका कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अप टू द गेट ऑफ फैक्ट्री जब आपने पूरा बना लिया, जब तक वो फैक्ट्री में उससे जितने रिलेटेड टू उससे खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके क्या है? डायरेक्ट। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री के गेट से बाहर गया, उससे रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके इनडायरेक्ट। अब इवन एक होता है हमारा फ्रेट इनवर्ड और एक होता है हमारा फ्रेट आउटवर्ड। इनवर्ड जो खेतों से गन्ने हमारी फैक्ट्री में आए। फ्रेट इनवर्ड इज व्हाट एक्सपेंस? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। फ्रेट आउटवर्ड होता है चीनी की बोरियां उठ के बाहर गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? एग्जैक्ट। ठीक है संजना? यस मैम। घर से बाहर कूड़ा गाड़ी में फेंकने जाते हैं तो इनडायरेक्ट, और मम्मी सामान ला रही है घर में बनाने के लिए, वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये अच्छा था। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था, आगे से ध्यान रखो। तो थोड़ी सी इसके बारे में लिख लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। मटेरियल क्या होता है, नाउन ऑर्डर। पीछे जो क्वेश्चन दिए वो उससे रिलेटेड थ्योरी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बहुत कुछ है। ओके, अच्छा है ना, तभी उन्होंने ऐसी बनाई है। अब मटेरियल क्या होते हैं, पहले थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन कर लो। मटेरियल्स क्या होते हैं? Material is very important factor of production. It is an important factor of production. ठीक है, उसके अलावा सारी की सारी आपकी फिजिकल कमोडिटीज आती हैं इसके अंदर। ऑल फिजिकल कमोडिटीज। मटेरियल कैन नॉट बी आपका intangible. Material should always be in your physical form. सारी आपकी फिजिकल कमोडिटीज, ठीक है, इसी से ही हमारा स्टॉक बनता है, यहीं पर ही हमारा स्टॉक होता है। अब मटेरियल कैन बी योर रॉ मटेरियल। मटेरियल आर ऑफ 3 टाइप्स। रॉ मटेरियल आपका गन्ना, WIP इज योर गन्ना, शुगर केन। WIP शुगर केन का रस, फिनिश्ड शुगर। हाँ जी, WIP is work in progress. So your material can be of 3 types. One is your raw material, that is your sugar cane. Work in progress, work in progress मतलब अभी थोड़ा सा हुआ और बच गया बाकी, और finished मतलब आपकी शुगर। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं उसी फैक्ट्री के, तो raw material is your sugar cane, WIP is your sugar cane वाला जूस जो अभी बन रहा है और शुगर तक नहीं पहुंचा, और finished is your sugar। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेबर पर। लेबर क्या होती है? इट इज अ सेकेंड मेजर एलिमेंट ऑफ योर प्रोडक्शन। लेबर नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? लेबर इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट कह लो। इट इज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर या ह्यूमन endeavor लिखना पड़ेगा, human endeavor in the product or
It may be in terms of wages and salaries. Okay, wages is a direct expense or indirect expense? Indirect. वेजेस एंड सैलरीज की बात करें, डायरेक्ट, और सैलरीज, Indirect. वेजेस हम लेबर को देते हैं और सैलरीज हम एम्प्लॉइज को देते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉइज आपके कहाँ होंगे? ऑब्वियसली फैक्ट्री से बाहर, ऑफिस। ठीक, तो ये फर्क होता है आपका डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? डायरेक्ट में आती है आपकी फैक्ट्री वर्कर्स, or directly engaged with the production. Directly engaged with the production. और इनडायरेक्ट कौन सी हो गई आपकी? आपके सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें या ओवरहेड की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, कोई भी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, वन expenses can be direct and indirect. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपका रेट इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, कोई रॉयल्टी दे रहे हो आप किसी को, और इनडायरेक्ट हो गए आपके फ्रेट आउटवर्ड, ऑफिस रेंट, telephone expenses, which is not related to the production of your, goods. ठीक है। हो गया यहाँ तक? हो गया? डन है? ऑनलाइन डन है? Yes, ma'am. हाँ। अब एक बात आती है हमारी कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। मैंने दिया हुआ क्वेश्चन इतने सारे। कॉस्ट यूनिट्स होती हैं, आप किस चीज में, किस यूनिट में किसी भी प्रोडक्ट को मेजर करो। जैसे कि शुगर को आप किस में मेजर करोगे? केजीज। वाटर को किस में, या कोई भी एरेटेड वाटर है, तो वो क्या होती है उनकी कॉस्ट यूनिट्स। किसी भी प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट यूनिट सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि अगर आप प्लास्टिक का कुछ बना रहे हो तो वो कितने, एक वो मतलब जैसे 1000, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो वो केजीज या क्विंटल्स, टन्स में नहीं होता, वो आपके ब्रिक्स के हिसाब से होता है। जैसे 1000 ब्रिक्स को हम एक वो बोलते हैं। ऐसे ही हर चीज का अपना एक कॉस्ट यूनिट होता है, हर चीज का। और जो भी आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो
तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपने उस कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना। तो कॉस्ट यूनिट होती क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज अ यूनिट ऑफ, ये आपके प्रोडक्ट की यूनिट है। शुगर में क्या होगी, शुगर में आपकी क्विंटल्स भी हो सकती है, ठीक है। शुगर में आपकी और हम क्या बोल सकते हैं, एरेटेड वाटर्स है तो वो लीटर्स में होगा, और कोई चीज है तो वो क्विंटल, टन्स, ये जितने भी होते हैं किलोग्राम्स, इनके हिसाब से हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 17। ये किसकी बुक है, इस पे मैं पेंसिल से टिक टिक कर लूं कि हमने कौन कौन से करते, तो पेंसिल नहीं है मेरे पास। नहीं है, cost unit is defined as what? यही है, sums are in relation with cost may be ascertained or expressed. Part A. Question number 12. Question number 12. Fourth का आपका पार्ट है A. It is a unit. It is a unit of quantity of product, service or time in relation to which cost may be ascertained. Question number 12. Describe the cost unit applicable to the bicycle industry. तो क्या होगा, ऑप्शन बी, पर बाइसिकल, पर बाइसिकल 13। Question number 40. 40. Question number 38. Question number 38. Question number 40. 38 and 40. Question number 38. The main purpose of cost accounting is to thirty-eight. यही है 38 का। Provide information to management for decision making. Option C. Maximize profits का option नहीं होता. Purpose, inventory valuation is not the main purpose. Fixation of selling price is the purpose but not the main purpose. Provide information to management for decision making is the correct answer. Question number 40. Cost unit. Cost unit is a unit of product or service in relation to which costs are ascertained. Question number 41. Question number 41. एक बताओ. The cost accountant is intimately connected with what? Are you sure? क्या वो मार्केटिंग वाले बंदे से नहीं होगा कनेक्ट? इंटीमेटली मतलब आपस में इंटर रिलेटेड हो. मार्केटिंग और फाइनेंस से नहीं है. ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, CMA वाला बंदा. क्या इसका कोई रिलेशन CA वालों के साथ नहीं होगा?
या कोई रिलेशन प्रोडक्शन हेड के साथ नहीं होगा, या फिर मार्केटिंग वाले के साथ नहीं होगा जो सेल्स में बैठा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। इसका सबके साथ होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। वेरी फनी क्वेश्चन तो पढ़ ले। ये सही है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, ये तुक्के लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? हाँ, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ के। कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा वही होगा, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 60। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 60। 60 के बाद 63, इनके आप अपने पास एक और फिर मुझे बताना, ठीक है? रुको रुको, 60, 63, 72 लिख रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये टेस्ट चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। 63, 72, 76, 83, 89, 97, 1 जितना पढ़ा उससे अभी हम ये कर सकते हैं क्वेश्चंस। सारे हो गए 89 तक। चीटिंग नहीं करनी है। चलो, ओके, क्वेश्चन 147 इज अ नाइस क्वेश्चन। 147। चलो, आज के लिए इतना ही है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। 169। चलो, सारे हो जाए तो बता देना, ऑनलाइन भी सारे हो जाए तो बता देना मतलब। हाँ, सर्कल मारते, क्वेश्चन नंबर बता दो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी 63 से, मैंने दिए ना क्वेश्चन। 60 से भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हो गया।
हो गया? डन है? ऑनलाइन हो गया क्वेश्चंस? यस मैम हो गया डन। ओके गुड, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। 1 मिनट, ओके संजना करो बेटा। फिर हाँ उन्हें थ्योरी पढ़ के बोर हो जाते हैं ना, क्वेश्चंस करो तो वो होते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया सब एक बार रिवाइज हो गया, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो गया डन? चल बेटा चल, हो गया, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। Fine. Which of the following is purpose of cost accounting? Is purpose of cost accounting है? It is more attached with reporting of the financial statements of the business. No. No. It aims at classifying and summarizing in a significant manner. No. So answer would be neither A nor B. 60 का answer would be D. It would be neither A nor B. Question number 63. Establishment of budget, standard cost, actual cost, analysis of variances, वो कौन सी type of accounting होती है? Management, financial cost और financial management. Cost accounting बेटा, cost accounting तो पढ़ लो आप. Budgets and everything is cost accounting only. Okay. 72. Cost accounting system can be installed without management accounting. 72B true. Yes. हाँ तो बस जरूरी थोड़ी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना कर ही नहीं सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके टॉप लेवल वाली अकाउंटिंग होती है, ठीक है? It can be installed without management accounting. So 72 हो गया B. 76. Which of the following cost unit of bicycle industry? Number A. 76 का A. 83. Okay, आराम से। Cost unit suitable for chemical industry. Chemical industry किस चीज में होती होगी? मैं यही सोच रही थी। पर मीटर तो नहीं होगी, ठीक है, ऑब्वियसली इसको तो हटा दो। पर ग्रॉस, पर गैलन, डजन बॉटल, सी वाला देखो, लीटर, गैलन्स, किलोग्राम्स, टन्स। और तो मुझे नहीं पता, बट हाँ केमिकल को मीटर्स में जरूर करेंगे। टन में भी हो सकता है केमिकल, अगर ऐसा कोई, मतलब मैं सही बता रही हूँ, मैं आगे ना भी पढ़ूं तो मुझे सी देखकर पहले ही लीटर लगाता, और मैंने यही चेक किया था कि मैं गलत तो नहीं। केमिकल इंडस्ट्रियल लीटर्स में तो हम करेंगे ही करेंगे, बाकी सब तो छोड़ो, लीटर्स में तो होगा ही होगा। तो 83 का सी। मैंने आंसर चेक किया, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं ही गलत तो नहीं हूँ। ओके 89। Which of the following is not used by the organization engaged in production services? Not used. Service sector है, not used है। टन किलोमीटर है ना, पैसेंजर किलोमीटर हो गया, किलोवाट आवर हो गया, एक है पर मीटर। सर्विस सेक्टर मीटर्स में कहाँ होगी? सर्विस सेक्टर नॉट यूज्ड बाय सर्विस सेक्टर है। टन किलोमीटर पर टन पर किलोमीटर निकालते हैं ना, पर पैसेंजर पर किलोमीटर,
पर किलोवाट, पर किलोमीटर, पर आवर हो गया, पर मीटर। डी इज द आंसर। लास्ट नेक्स्ट सॉरी लास्ट ये 97 नोशनल कॉस्ट कौन सी होती है बच्चा लोग? जो इन कैश नहीं होती, नहीं होती ना, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगी कि फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट होती है नोशनल कॉस्ट? नोशनल कॉस्ट होती कौन सी है? हाँ, I've considered in financial accounting cost. तूने पीछे आंसर देखा है ना? इसका ए है, इसका आंसर करेक्ट कर लो। नोशनल कॉस्ट हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर्ड होती है। 97 का ए है। जब आप कॉस्ट निकालते हो तो आप नोशनल कॉस्ट को नहीं देखते। 147 fine. Wood used in production of tables and chairs, steel bars used in steel factories, etc. are the examples of direct material, indirect material, fixed material, and all of the above. क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए तो क्या होगा? मतलब अगर ये पढ़ेगा पूरा क्वेश्चन में लास्ट की स्टील बार्स यूज्ड इन स्टील फैक्ट्रीज, तो बीच में कॉमा है, कॉमा है। वुड यूज्ड इन chairs and tables or steel bar used in steel factory, so it is a direct material. Answer is B. 16 हाँ हाँ 169 ये बता दो। What? Cost, costing, cost accounting or cost accountancy? Ting. Ting ting नहीं। ठीक है? ओके चलो बैक टू थ्योरी आ जाओ। हमने कॉस्ट यूनिट कर ली। अब एक और वर्ड आता है हमारा कॉस्ट सेंटर। अब हमारा वर्ड क्या आता है? कॉस्ट सेंटर। ये चीजें आपकी बुक में नहीं है तो लिख लेना, ठीक है? ये दोनों ही नहीं है। कॉस्ट सेंटर वो एक लोकेशन या पर्सन जिसकी वजह से आप उस चीज को कंप्यूट कर पा रहे हो। कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट, किसी भी चीज की वजह से जैसे आप कॉस्ट को असरटेन कर पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे फैक्ट्री इज अ कॉस्ट सेंटर, ठीक है? फैक्ट्री इज व्हाट? अ कॉस्ट सेंटर। योर फैक्ट्री हेड, इट्स अ पर्सन, इट्स अ कॉस्ट सेंटर, ठीक है? वो जो आपका प्लांट है पूरा फैक्ट्री के अंदर जो वो बना रहा है, इट्स एन इक्विपमेंट, इट्स अ कॉस्ट सेंटर, जिसकी वजह से आप कॉस्ट को कंप्यूट कर पा रहे हो या कॉस्ट को क्या कर पा रहे हो? कॉस्ट को असरटेन कर पा रहे हो। कॉस्ट को आप क्या कर पा रहे हो? कॉस्ट कैन बी असरटेन। कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो सकता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक हो सकता है आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन हो गया कौन सी? आपकी फैक्ट्री। और सर्विस कॉस्ट सेंटर कौन सा हो गया? आपका ऑफिस, जहां से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते। तो कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहां पे आपके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वेल्डिंग शॉप्स, मशीन शॉप्स, कोई भी फैक्ट्री। और आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या हो गया? आपका पेरोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आपका पावर हाउस हो गया, जहां से आपको सर्विसेज मिल रही है, ठीक है? जहां से आपको क्या मिल रही है? जहां से आपको सर्विसेज मिल रही है, वो सारे कौन से होते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर। और जहां पे कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन सा सेंटर होता है? आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जहां से भी आप किसी चीज को कॉस्ट को असरटेन कर सकते, ठीक है? इट्स अ कॉस्ट सेंटर। अब बात आती है एक हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है? एक होता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट,
फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? आपकी फैक्ट्री में से सोच के बताओ ऐसा कुछ जो बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, आपकी फैक्ट्री बंद भी पड़ी है लेकिन आपको कॉस्ट देनी पड़ रही है। इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो फिक्स रहेगा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उससे क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, रेंट आपको देना ही। नेक्स्ट टाइप ऑफ आपकी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज एज पर योर प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल। वेरी गुड, very good. Fixed cost which remains fixed whatever your level of production is. Variable cost which varies at from level to level. और एक होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक कौन सी कॉस्ट होती है आपकी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जो एक पॉइंट तक फिक्स रहे और उसके बाद चेंज होने लग जाए। ऐसी बहुत सी कॉस्ट होती है कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स तो वो फिक्स रहेगी। जैसे ही 1000 से ज्यादा करा तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी होने लग जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे अभी हमारे मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया, इतनी यूनिट्स तक करोगे तो जीरो, जैसे ही वो यूनिट बढ़ी पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। वो टाइप ऑफ एक्सपेंस क्या है हमारा? सेमी वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? विच इज फिक्स्ड, नहीं चेंज होगी। वेरिएबल होगी जो यूनिट के हिसाब से चेंज, यूनिट के हिसाब से चेंज होगी। अगर आप एक यूनिट बना रहे हो तो कॉस्ट एक यूनिट की ही आएगी, अगर 100 बना रहे हो तो 100 की ही आएगी। और सेमी वेरिएबल एक पॉइंट तक फिक्स है और उसके बाद वेरी करने लग जाए। ठीक है, इसके अलावा एक कॉस्ट होती है हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट होती है जो गई तो गई, मतलब आपका लॉस है तो हो गया, वापस ही नहीं मिलना। ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है संक कॉस्ट का? संक मतलब डूब गया पैसा, वो होती है आपकी संक कॉस्ट। ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है? आपको क्वेश्चंस दिए हुए कहाँ से? जी एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कोई संक कॉस्ट? हाँ, संक कॉस्ट हो सकती है कि आपने सारा पैसा एक प्रोडक्ट पे लगा दिया और जब वो प्रोडक्ट बनकर आया तो डिमांड ही चली गई उसकी, ये भी हो सकता है। और तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो एक बार चली गई और वापस नहीं आने वाली, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। ठीक है, और आपकी कॉस्ट होती है फिक्स्ड हो गई, वेरिएबल हो गई, संक हो गई। कैपिटल और रेवेन्यू तो हमें पता है कौन कौन सी होती है। कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल एक्सपेंस कौन सी होता है? एग्जैक्टली, जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। अब नहीं आ रहा ना? संक कॉस्ट जो वापस नहीं आएगी। और हमने कौन सा बोला था? कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल कौन सा हो गया? जो आपने किसी लॉन्ग उसके लिए करा हुआ है। और रेवेन्यू कौन सा हो गया? जो कौन से नेचर का है? रेकरिंग नेचर का। रेवेन्यू कौन सा हो गया? जो आपका रेकरिंग नेचर का है। एक होती है आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होती है आपकी नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये सब आपके बुक में नहीं है तो इनके आगे एक एक लाइन लिखते जाना। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कौन सी होगी? नाम से कौन सी लग रही है? कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होगी? जिनको आप कंट्रोल कर सको।
जैसे लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कौन सी होगी? जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। रेंट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बताओ? अगर हर महीने में आपको 1 लाख देना है तो देना ही है। चाहे आप कोविड में आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, तो ऐसे तो हमें लेबर को भी कंट्रोलेबल जिसको आप कंट्रोल कर सको, अनकंट्रोलेबल जो आपके हाथ में नहीं है, आपको पे करना ही करना है। ठीक है, उसके अलावा होती है एक आपकी बजटेड कॉस्ट और एक आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट होती है जैसे अभी मैं बैठी हूँ और मैं कहूँ कि 1 महीने बाद अगर मैं रॉ मटेरियल लूंगी तो अभी अगर मुझे वो 10 का मिलता है तो मुझे 12 का मिलेगा। मैं बजट के हिसाब से चलूँ, फ्यूचर का सोच कर चलूँ। और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है कि मैं पूरी टेक्निक से लेकर बैठी हूँ कि अभी 10 है, इन्फ्लेशन होगा, मेरे मनी के मेरे रुपी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो इस हिसाब से अगर बजटेड मैं कह रही हूँ 12 विदाउट एनी लॉजिक, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में पूरे टेक्निक्स को यूज करके कह रही हूँ कि मेरी वो कॉस्ट 12.5 रुपए। तो बजटेड इज एन एस्टिमेट एंड स्टैंडर्ड कि आप कॉस्ट निकाल रहे हो या एस्टिमेट निकाल रहे हो और फॉलोइंग सम टेक्निक कि मेरा इन्फ्लेशन का रेट पिछले महीने ये था तो इस महीने मेरा इन्फ्लेशन का रेट ये होगा, मेरा रुपी का इतना रेट था उसमें इतना रेट हो जाएगा। मतलब प्रॉपर मैं टेक्निक लगा के अगर कोई कॉस्ट को एस्टिमेट कर रही हूँ दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और अगर मैं एस्टिमेटेड बेसिस नॉर्मल एस्टिमेट ले रही हूँ तो मेरा बजटेड कॉस्टिंग। ठीक है, और कुछ होता है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसके सामने सबके एक एक लाइन लिखी है, कौन कौन सी कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सम, कैपिटल, रेवेन्यू, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, बजटेड, स्टैंडर्ड। डन है। अब आती है आपकी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जिसमें हमारी सबसे पहली कॉस्ट है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। फिर हम इनके 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, टाइम है ना। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है दैट इज टोटल ऑफ योर वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, मतलब आपकी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जब आप टोटल कर दोगे दैट इज टोटल ऑफ ऑल योर वेरिएबल कॉस्ट, वो सारे आपकी क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ आपकी कॉस्ट होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नाम सुन के क्या लग रहा है? पॉकेट कॉस्ट नाम सुन के क्या लग रहा है? पेमेंट टू आउटसाइडर्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन सी हो गई आपकी? पेमेंट टू आउटसाइडर्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आउटसाइडर्स मतलब आपके क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स, ये सारे के सारे आपके आउटसाइडर्स हो गए ना। नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट, मतलब वट एवर वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है वो सारा का सारा, चाहे वो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, बट वेरिएबल होना चाहिए। टोटल ऑफ ऑल योर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल जो भी है वो सारा का सारा आपका मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद हम संक कॉस्ट कर चुके हैं। संक कॉस्ट जो इररिकवरेबल है, मिलना ही नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद नोशनल कॉस्ट जो एक्चुअल आपके कैश में एक्सपेंस नहीं होता, वो आपके नोशनल कॉस्ट है। उसके बाद आती है एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको कॉस्ट निकालने के लिए नहीं होती, बट इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ कॉस्ट। वो बता ये फाइनेंशियल में होती है ना, बट टाइप ऑफ कॉस्ट तो है।
अगर आपको पता ही नहीं होगा कि नोशनल कॉस्ट क्या होती है तो आप उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में से एलिमिनेट कैसे करोगे? बराबर तो कॉस्ट अकाउंटिंग में है ना, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट अकाउंटिंग में है। तो टाइप ऑफ कॉस्ट बता रहे बेटा कि ये टाइप की कॉस्ट होती है, ठीक है। नोशनल कॉस्ट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ अगर आप अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो भी था वो जो आपने छोड़ा उसकी कॉस्ट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑर्डर कि अगर आप इस प्रोसेस से एक चीज को कर रहे हो, अगर दूसरे प्रोसेस से करते हो तो जो आपने वो ऑप्शन छोड़ा है उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। आप एक चीज अगर यहाँ पर कर रहे हो तो आपने फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा होगा ना, तभी आप यहाँ पर हो। ये बेस्ट है तो कोई ना कोई नेक्स्ट बेस्ट तो होगा, तो उसकी कॉस्ट को जो आपने छोड़ा, जो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, उस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और ये आपकी कॉस्टिंग में बहुत यूज होती है कि एक प्रोडक्ट अगर आप ए तरीके से बना रहे हो, अगर बी से बनाते तो क्या कॉस्ट हो, ठीक है। अगर ये अभी सारा आप फैक्ट्री से बना रहे हो या सारा का सारा प्लांट के थ्रू बना रहे हो, यही अगर बंदा हाथ से बनाता तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वो कॉस्ट क्या है आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो आप क्वेश्चंस करते हैं। नए चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक मिनट में लिख दूं सारे, आप लोग मार्क करते जाओ। 2, 3, 5, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 36. Good question it is. $49. 49, 51, 52, 53, 54, 55। चलो इतना काफी है आज के लिए, फिर हमने थ्योरी भी खत्म कर दी है।
हो रहे हैं? संजना हो रहा है बेटा? कहाँ तक पहुंच गए? संजना कहाँ तक पहुंच गए बेटा? num 20. So, 51, 51, 52, 3, 4, 5. चलो हो गया? Done? मैक्सिमम क्वेश्चन सब कर चुके हैं इसमें से। आपके लिए अब होमवर्क कम हो जाएगा, है ना? हो गया? करें कहाँ से? 2 से। प्रॉफिट सेंटर कौन सा सेंटर होता है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट सेंटर इज अ सेंटर वो तो ए किसी को भी नहीं लग रहा था। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर इज अ सेंटर जहाँ पे आप मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट और अर्निंग एन एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी क्या होगी? वो खाली मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट। संजना क्या होगा प्रॉफिट सेंटर? एडुकेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट थोड़ी है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पे एफडी पे आपको इनकम मिल रही है वो आपका प्रॉफिट थोड़ी है, इट्स जस्ट अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ना। Okay, question number 3, responsibility center can be categorized into D, cost, profit and investment center। मैं डांट थोड़ी रही हूँ यार। Question number 5, fixed cost is a cost which remains same for option number D। Question number 6, uncontrollable costs are the costs which cannot be influenced by the action of a specified member of the undertaking। A part। Question number 8, abnormal cost is the cost which cost not normally incurred at a given level of output। Question number 10, sunk costs are not relevant for decision making। Describe the Question number 18, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा? प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट की सर्विस सेंटर? सर्विस सेंटर।
यू आर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस सेंटर. Cost of direct material, direct labor, direct expenses can be directly allocated or identified with a particular cost center or a cost unit. Are the examples of जिसे आप ट्रेस कर सको, जिसे आप ट्रेस कर सकते हो. Option D. Question 22. Indirect costs are also known as कॉमन कॉस्ट तो है नहीं, ट्रेसेबल भी नहीं है, संक भी नहीं है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट. इट इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 36. संजना है यहाँ पे नहीं, 15 है. The total cost of producing 10 items is 15. That for producing 15 items is 20. What is the fixed cost? तो डिफरेंस 5 का है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी हुई, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है. 15 भी तो हो सकता है. सोच कर देखो, 10 आइटम बनाने में 15 रुपए लग रहे हैं और 15 आइटम बनाने में 20 रुपए लग रहे हैं, तो वो 15 तो लग ही रहे हैं. एक 10 आइटम 10 यूनिट्स को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है? 15. अगर हम हाँ चलो ना कुछ 37 49 49 49 standard cost. Planned cost for a unit of product of service rendered. Yes, it's standard cost. 49K. 51 after the event ही है. Historical cost वो जो already हो चुकी है. After the event occurred. 52 service center. पावर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोडक्ट दे रहा है कि सर्विस दे रहा है? हाँ. मैनेजमेंट अकाउंट का 53 हाँ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सी सी पर 54 हाँ ऊपर है तो सही दोनों. पहुंचेगी वहां तक? जल्दी करो. स्टैंडर्ड कॉस्ट जब किसी टेक्निक को यूज करके हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं. 54 एक बार सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय श्योर. ठीक है ना? 10 मिनट हुआ बेटा, अभी मारेंगे वो मुझे पकड़ के थोड़ा सा. क्वेश्चन करो. मैं भी तो पढ़ा रही हूँ. 5-10 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ. नहीं मेरी मत सोचो, मेरा सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो मेरे बारे में भाई. एक बार मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कर लेते हैं. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इजीली हो सकते हैं. 4-5 है, बहुत इजी है. मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. सबसे पहला मेथड है आपका जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग मतलब जब आप किसी बंदे को जॉब वर्क पे काम देते हो, जैसे आपकी शू फैक्ट्री है
शू इंडस्ट्री क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट बंदों को, किसी बंदे को सोल बनाने के लिए भेज दिया, किसी को उसका ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए भेज दिया, किसी को नीचे की हील बनाने के लिए भेज दी, फिर बाद में उसको कंपाइल कर लेते हैं। जो ऐसे जिस इंडस्ट्रीज में ऐसी टाइप ऑफ कॉस्टिंग चलती है उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। जब आप किस पे देते हो, व्हेन यू अलॉट जॉब वर्क टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। जैसे यही आपका गारमेंट इंडस्ट्री है। गारमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, किसी एक बंदे के पास फिर कपड़ा कट करने के लिए जाता है, कट होने के बाद फिर दूसरे बंदे के पास जाता है जो उसको सिलता है, फिर तीसरे बंदे के पास आता है जो उसमें बटन या कुछ ऐसा लगाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जॉब वर्क पे काम होता है। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज में चलता है, जो जॉब वर्क पे होता है उस पर कौन सी कॉस्टिंग चलती है, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब जब बैचेस में काम चलता है। आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री, जहां पे एक बैच बन गया, किसी पहले डब्बे बन गए, फिर डब्बे का ढक्कन बन गया, जो बैचेस में काम हो रहा है वो कौन सी हो गई, आपकी बैच कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्री जो किसी पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करती है, वो सारी इंडस्ट्रीज कौन सी कॉस्टिंग को यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद भी है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपकी सर्विस सेक्टर में जाती है, आपके हॉस्पिटल्स और जो भी होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपकी कहाँ जाती है, सारी की सारी सर्विसेज में। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब, बैच, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, और लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे आपके घर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम होता है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई आपकी, उस पे कौन सी टाइप ऑफ कॉस्टिंग लगती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब इसमें देखो कैसी इंडस्ट्री और कौन सी कॉस्टिंग होती है। विजिबल है ये बुक संजना? शुगर इंडस्ट्री कौन से टाइप ऑफ कॉस्टिंग चलती है, प्रोसेस। टॉय मेकिंग, बैच होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में बनेगा, पहले सारे व्हील्स बन गए, हाँ, तो बैचेस में काम हो रहा है ना, वो गई आपकी बैच कॉस्टिंग। जो आप कह रहे हो कोई और बनाएगा, कोई और बनाएगा, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। हाँ, फिर दूसरा प्रोसेस, स्टील और सीमेंट प्रोसेस। बाइसिकल, इसमें बहुत सारे टाइप्स की लगती है। प्रिंटिंग, मल्टीपल मतलब 2-3 एक साथ लगती है। बाइसिकल में कहीं पे जॉब वर्क हो गया, कहीं पे आपका प्रोसेस हो गया, तो वो कौन सी हो गई, मल्टीपल। हॉस्पिटल्स, सर्विस सेक्टर कहाँ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। हाउस बिल्डिंग, रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड है तो बैच भी हो सकता है और आपका जॉब वर्क भी, जॉब था, मैंने एग्जाम्पल जॉब। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनती होगी, किसी प्रोसेस से बनती है, प्रोसेस। इंटीरियर डेकोरेशन, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग, आपने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो फिर क्या करेगा, आगे आगे जॉब एलोकेट करेगा ना, तो कौन सी कॉस्टिंग हो गई। लेकिन जो इंटीरियर डेकोरेटर्स है आपके, या इंटीरियर जो उसमें है, आपने उनको तो एक बार काम दे दिया, लेकिन वो आगे काम कैसे करेंगे, उनकी इंडस्ट्री में कैसे काम होगा, जॉब बेसिस पर ना। वुडन वाले को वुडन वाला काम दिया, पेंट वाले को, हाँ। बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ कि सीमेंट लेकर आएगा ना, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करो, ये नहीं कि किसी ने उनको बिल्डिंग बनाने को बोला। बिल्डिंग इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देगी ना। सीमेंट वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरी पूरी बिल्डिंग बन रही है, उसमें सीमेंट ले आना। ब्रिक वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ब्रिक ले आना। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया ना। इंटीरियर में क्या हुआ, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट बंदों को अपने पास बुला के काम करवाओगे, यू विल एलोकेट देम वर्क ना, आप उनको जॉब वर्क पे रखोगे, ये डिफरेंस, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग जॉब दिख रहा है बट व्हाई जॉब कॉस्टिंग? व्हाई जॉब? कभी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का सोचा है क्या? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का एडवर्टाइजिंग है ना, क्या होता होगा उसमें पहले? एग्जैक्टली यही अगर आप देख लो कि जो न्यूज आपकी टीवीज में ऐड आती है उनका प्रिंट भी होता है, जो बैनर्स लगे हुए होते हैं उनका न्यूज़पेपर में भी आता है, उनका टीवी में भी चलता है, कोई एक बंदा रिकॉर्ड भी करता होगा। किस पे हो रहा है काम सारा? जॉब पे ना। यू आर नॉट गिविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट टू देम, जॉब पे उन पे काम करवा रहे हो ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इट्स अ सर्विस सेक्टर। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। इससे रिलेटेड हमारी कॉस्ट शीट रह गई और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ठीक है संजना, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास और इस चैप्टर को विल फिनिश इट। ट्यूसडे को टेस्ट है, ठीक है? ओके बच्चा, बाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम।